पीएम की कुर्सी है, उसके लिए बीजेपी जेडीयू में जंग चल रहा है सर। ओके। एंड इसमें जो है नीतीश जी का इसमें क्या होगा, क्या उन्हें कुर्सी मिल पाएगी? देखिए सार्थक, ये एक ऐसा मामला है नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ करके और एनडीए गठबंधन में गए थे और बहुत कुछ वादे भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किया था। लेकिन अगर उन बातों को हम छोड़ दें और हम 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव की अगर चर्चा कर ले तो सारी चीजें दूध की दूध पानी की पानी हो जाती है। 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार का इस नाम पे लड़ा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। मैंने उसी वक्त कहा था कि नीतीश कुमार को सीएम बना दिया गया। मैं हमारे पिछले कार्यक्रम में जाकर के कोई भी हम लोगों के दर्शक देख लें, और दर्शक जानते हैं मैं लगातार इसका चर्चा भी करते रहता हूँ अपने कार्यक्रम में, कि नीतीश कुमार को बंगाल चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सीएम की कुर्सी से हटा देती। यह बात मैं लगातार कहता रहा अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। नीतीश कुमार को 14 अप्रैल को इस्तीफा दे देना पड़ा। उसके पहले राज्यसभा सांसद का पर्चा दाखिला उन्होंने कर दिया था। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से इसीलिए हटाया गया कि उनसे वादा किया गया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह सोचा कि राजनीतिक कैरियर का आखिरी पड़ाव है, उम्र भी हो गया है और बिहार से कोई पीएम या डिप्टी पीएम नहीं बना है आज तक, तो बिहार के सामने एक मौका था। नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया और राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन कर दिया। राज्यसभा सांसद बन भी गए वो, और उन्हें मुख्यमंत्री पद से वो हट गए। अब जिस डिप्टी पीएम के लिए बात हुई थी, भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे हट रही है और बनाना चाहती है अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चाल है सार्थक। चाल यह है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है हमारे, वह कह रहे हैं कि उनका मानना यह है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को बना देने से प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था नितिन नवीन को, तो पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बाद में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अब अमित शाह के साथ यही फार्मूला, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात को लेकर बगावत है और गठबंधन में बगावत बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस वक्त, और एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि अब तब वाली सरकार का क्या होगा नहीं होगा। लेकिन विपक्ष के तरफ इसको मोड़ने के, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष की कमियों की तरफ सारा ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत बड़ा घमासान इस वक्त चल रहा है अमित शाह को लेकर के। रात रात भर अमित शाह के घर पे बैठक हो रही है। अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को निपटाया जा रहा है कि मतलब कोई भी ऐसा वरिष्ठ नेता न रहे कि जो प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी अपना ठोक सके, इसीलिए नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को हटाया जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो अड़ गई है कि अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे। बात यहां तक पहुंच गई है। अब 12 सांसद इनके पास में है, 85 विधायक है नीतीश कुमार के पास। बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार के दम पर सरकार है और केंद्र में भी नीतीश के दम पर। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि कुछ दिन पीछे अगर हम जाते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी के नंबर 2 के नेता ललन सिंह जो है, उनका एक बयान आया था। ललन सिंह ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे, बिहार से लेकर के और केंद्र तक हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। अब इस बीच में उस बयान का अब असर देखा जा रहा है, क्योंकि ललन सिंह कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में, जेडीयू के कोटे से वो मछली पालन मंत्री हैं। उनका बयान बहुत अहमियत रखता है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, यह भी है। अब यह दोनों अपना पक्ष जेडीयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार रख रहे हैं कि देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद चाहिए। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है नीतीश सार्थक की इस वक्त नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से भी नजदीकियां बना रहे हैं और कांग्रेस के साथ भी नजदीकी बना रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। एक बात मैंने अपने कार्यक्रम में बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने से भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगी, क्योंकि
नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हटने के बाद पूरा फ्री हो गए, एकदम पूरा फ्री हो गए। अब फ्री होने का मतलब यह रहा कि नीतीश कुमार से कोई भी मिल सकता है, पहले नहीं मिल पाता था। लेकिन नीतीश कुमार की एक चीज है कि लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में चले गए, पड़ोसी बन गए, और जब जब नीतीश कुमार वहां शिफ्ट किए हैं तब तक पलटी मारती हैं एनडीए से। आज तक का इतिहास यह है। अब फिर नीतीश कुमार वहीं पे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उनको पद देने को तैयार नहीं है। ऐसे भी इस बीच में भारतीय जनता पार्टी जिन 362 सांसदों को एकत्रित करना चाहती है, उसका डिलिमिटेशन का टारगेट है, वह सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अमित शाह आरएसएस से नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री जो भी बनता है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, आरएसएस से आया हुआ प्रचारक ही प्रधानमंत्री बनता है, और अमित शाह आरएसएस के नहीं है। इसलिए अमित शाह के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर थोड़ा संकट बहुत ज्यादा है, लेकिन नीतीश कुमार को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिलेगा ऐसा संभव नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जी सार्थक। जी सर, इसी से मेरा दूसरा सवाल है आपसे। अभी आपको पता ही होगा राम मंदिर ने कैसे उलझा दिया था बीजेपी को, इसकी वजह से घमासान भी मच गया उसमें। तो आपको क्या लगता है, इससे कोई असर पड़ेगा सरकार को? देखिए सार्थक, आपके कार्यक्रम से पहले मैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह दोहरे जी से हमारा बात हुआ। कल्याण सिंह दोहरे बहुत वरिष्ठ नेता है, और वह मंत्री भी रह चुके और विधायक भी रह चुके थे। इस वक्त पूर्व विधायक है। ये 2022 का चुनाव हुआ, हार गए थे। 2022 में उनको टिकट नहीं मिला था समाजवादी पार्टी से, और लेकिन उनका इस वक्त समाजवादी पार्टी में कद बहुत बड़ा है। शीर्ष संगठन के अंदर वह इस वक्त शामिल है। मेरा बात हुआ उनसे, राम मंदिर में जिस चंपत राय या अनिल मिश्रा की बात हो रही है, यह तो एक मोहरे है। बड़ा सरगना इसमें आरएसएस का कहीं और बैठा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार तक इसमें शामिल है। इस तरह की बात वो कर रहे थे। और एसआईटी जगह जगह छोटे लोगों के पास छापे मार रही है, लेकिन इसमें विश्व हिंदू परिषद का भी रुख साफ हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के विनय कटियार बहुत बड़े नेता है वह, और राम मंदिर के आंदोलन को उन लोगों ने आडवाणी के साथ वह बहुत आगे बढ़ाए हैं। और इसको लेकर के कारक सेवक जो कहे जाते कि बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था, वो उसमें भी विनय कटियार जैसे लोग शामिल थे उस वक्त। उनका एक बयान आया कि रात को 1:30 बजे प्रधानमंत्री ने विनय कटियार को फोन किया, और इस पर भी मैं अभी दोहरे साहब से चर्चा कर रहा था, किया था इसके ऊपर। और यह बहुत एक गंभीर मुद्दा बन गया है, और विनय कटियार ने यह रुख साफ कर दिया कि गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक संगठन विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, आरएसएस भी है। अब इसमें आरएसएस और भाजपा दोनों फंस रही है। भाजपा के लोग ही भाजपा के विरोध में हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से हमलावर हो गया है। इसमें गिरफ्तारियां होगी। हो सकता है कि चंपत राय हो, चाहे फिर वह अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, इन तीनों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। क्यों? कि बड़ी मछली को बचाने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है 2027 का, अब इससे क्या होता है कि विपक्ष के पास में 2 मुद्दे मिल गए। पहला कि संविधान यह बदल देंगे। 362 सांसद इसीलिए यह इकट्ठा करना चाहते हैं। यह बात समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है, कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी जैसे लोगों का भी मानना है यह कि 362 क्यों चाहिए इन्हें। आप सोचिए सर तक कि अगर आपके पास में 10 रुपया है और 10 रुपया में आपका काम चल रहा है, आराम से चल रहा है, खा पी रहे हो, तो आपको 50 क्यों चाहिए? मतलब वह काम क्यों करना है? जब 50 का काम कर्ज लेके क्यों करना? वो जब पैसे होंगे तो उसको कर लेंगे, आराम से आप अपना जीवन जी रहे हो। तो 272 बहुमत चाहिए और 292 सांसद हैं एनडीए के पास, तो 362 की क्या जरूरत है? जब उतना सीट आएगा तो वो बिल ले आके पास कर लेंगे। लेकिन तो इसमें कोशिश की जा रही है, क्योंकि डिलिमिटेशन के जरिए संविधान संशोधन करना और संविधान को बदलना, यह एक बहुत बड़ी साजिश इस देश के अंदर चल रही है। और अब इसका
असर 2027 के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा और जरूर पड़ेगा। और इस बार दो मुद्दे रहेंगे, एक तो राम मंदिर में दान पेटी से लूट की बात रहेगी, वही उन्होंने ही लौटा जिसकी सरकार है, उन्होंने ही लौटा जो राम मंदिर की रखवाली कर रहा था, और दूसरा संविधान को लेकर के। इसमें दलित हुए, SC ST हुए या आदिवासी समाज जो है वह इनके साथ नहीं जाएगा, इस बार साथ छोड़ देगा। लेकिन ठाकुर और ब्राह्मण जो हैं वह भी इनसे आहत हुए हैं, राम मंदिर में जो दान पेटी से पैसे लूटे गए हैं इसमें वह भी। और SIT की टीम जो जांच कर रही है उस पर भरोसा विश्वास किसी को नहीं हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चोर जो है वही जांच भी कर रहा है और चोर ही कोर्ट में जज भी बन करके बैठा हुआ है, तो फैसला हर किसी को पता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़े आंदोलन और आक्रोश का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार भी हिली हुई है और दिल्ली सरकार के सामने इस वक्त बचने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौकों पर क्या नाम है कि वह अपना रास्ते तलाश लेती है। अब देखिए जिसके पास में ED CBI इनकम टैक्स है, चुनाव आयोग है, उसके पास रास्ते बहुत है और विपक्ष के साथ मुद्दे होने के बावजूद उसके सामने चुनौतियां बहुत है। जी साहब, तो आपको क्या लगता है इससे इंडिया गठबंधन को कोई फायदा होगा, ये जो घमासान हो रहा है बीजेपी के बीच में? ये मेरा तीसरा सवाल है। देखिए फायदा तो सार्थक बहुत होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते, बशर्ते कि उत्तर प्रदेश में यह देखना पड़ेगा मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक तरह से खत्म हो चुकी है, उसके जनाधार लगातार मायावती के गिर रहे हैं। हालांकि जो दलित समाज है, SC ST है, मायावती को हमेशा वोट करता रहा, बहुत उनको मानता रहा, उसकी एक बहुत वो नेता है वह। लेकिन तो इस वक्त वह घर बैठ गई है, वह सक्रिय है नहीं। जब सक्रिय नहीं है तो समस्या उठ खड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस का साथ होना समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन में यही दो पार्टियां एक साथ लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की हिस्सा नहीं रही और आम आदमी पार्टी को कोई जगह वहां पर मिलने वाला नहीं है। इन हालातों में आपको मैं अगर बताऊं कि सार्थक उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन सही से हुआ समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, तो दो मुद्दे बहुत हावी रहेंगे इसमें। पहला, संविधान बदलने का इनकी नीयत है भारतीय जनता पार्टी वालों को। दूसरा, राम मंदिर। अगर राम मंदिर के मुद्दे को जितना यह आगे पहुंचा पाएंगे, गांव देहात तक पहुंचा पाएंगे, उतना ही फायदा इनको होगा। जितना दलित SC ST के पास संविधान यह बदलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इसीलिए सभी पार्टियों को तोड़ रहे हैं, सांसदों को, विपक्ष को तोड़ रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इन्हें बहुत फायदा होने वाला है। एक मुद्दा और, SIR के तहत बहुत लोगों के नाम कटे हैं, दलित, SC ST, मुस्लिम समुदाय। अब इसमें दलित और मुस्लिम जो है वह कांग्रेस के साथ में है, समाजवादी पार्टी के साथ में यादव समाज है, जाट वर्ग भी है और ठाकुर ब्राह्मण भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसमें से कम संख्या, लेकिन वह भी अब सब साथ आ रहे हैं। तो एक साथ अगर मिल करके यह लोग चुनाव लड़ते हैं तो इसका इन लोगों को फायदा बहुत होगा और उस फायदे का लाभ यह लोग उठा सकते हैं। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को यह लोग कितने लोगों तक पहुंचा पाते हैं, इसको कितना आक्रामक बना सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा है, टूट के दिशा में जा रही है। मोदी से और अमित शाह से नाराजगी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, 27 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वह उसके पहले अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। इस वक्त अमित शाह का विरोध हो रहा है। अमित शाह को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी को भी स्वीकार नहीं किया था क्योंकि 240 सांसद जो लोकसभा चुनाव में जीत करके आए थे, उनके संसदीय दल की बैठक भी नहीं हुआ था, और जब बैठक नहीं हुआ था उसके बाद भी अगर इस तरह से इन लोगों ने किया। लेकिन तो इस वक्त विपक्ष के ऊपर बहुत बड़ा दरमदार है कि और चुनौती उनके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव आयोग है जो पूरी तरह से बेईमान हो चुका है, न्यायपालिका में न्याय नहीं मिल सकता है। तो इन्हें जनता का भरोसा है, जनता के बीच में इनको बहुत गंभीर रूप से जाना पड़ेगा, सक्रियता दिखाना पड़ेगा, जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो राहुल गांधी अक्सर कर रहे हैं
वही काम अखिलेश यादव को भी करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हावी तो है, सोशल मीडिया पर आकर या ट्विटर पर आकर के 2 लाइन लिख देते। 2 लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष को भी इस देश की जनता ने चुना है और सत्तारूढ़ दल को भी इस देश की जनता ने चुना है, लेकिन जनता के साथ खड़ा कौन है? ट्विटर पर आकर के 2 लाइन लिखने से आपको वोट नहीं मिलने वाला है, यह तो साफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ तंत्र है, आपके साथ सिर्फ एक जनता है। उस जनता के भावनाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा, जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसके मुद्दों को लेकर चलना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को फायदा बहुत मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आ सकती है। अगर यह मौका गंवा दी, इसमें इस वक्त देखिए योगी आदित्यनाथ में और मोदी साहब में जंग छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, केंद्र के अंदर अमित शाह को लेकर के बगावत है। एनडीए गठबंधन के अंदर नाराजगी चल रही है। सब बटे हुए हैं, एक नहीं है। सिर्फ गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वह दिखा रहा है कि एक है, लेकिन सबसे ज्यादा घमासान इन्हीं के अंदर। इसका फायदा विपक्ष को उठाना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को, और एक हो करके एक दूसरे पे हमले न करके भारतीय जनता पार्टी पे हमला करना पड़ेगा। और जनता को इन बातों को समझाना पड़ेगा कि आप देखिए, राम जो भगवान के मंदिर में चोरी कर सकते हैं, वह देश को कितना लूट रहे होंगे, आप इसे सोच सकते हैं। इस तरह से अगर समझाने में सफल हो गया इंडिया गठबंधन तो जीत पक्का है, अन्यथा तो फिर हारने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। जी सर। जी, आपने जो लास्ट में बोला इसी से रिलेटेड है एक्चुअली 4th क्वेश्चन। अभी जो यूपी में चुनाव आने वाला है 2027 में, एंड जो राम मंदिर में लूट का फायदा क्या विपक्ष को भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा सार्थक, यही बात मैं अभी आपको कह रहा था। मैं कल्याण सिंह दोहरे से भी इसके बारे में बहुत मतलब गंभीर रूप से चर्चा किया हूँ। इस समाजवादी पार्टी के इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर भी बहुत सक्रियता है, बहुत मजबूती से मुद्दे उठा रहे हैं लोग। इसके फायदे होंगे। अभी जैसा मैंने कहा कि बहुत सूझबूझ के साथ भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाक है, मुद्दों को बदलना और हेडलाइन को मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब वो सामना नहीं कर सकता है इसका। इसके लिए चुनौती बहुत ज्यादा है। राम मंदिर का मुद्दा श्रद्धा के साथ में जुड़ा हुआ है लोगों के, और लोगों के पास तक इस मुद्दे को लेकर के जाना पड़ेगा। अभी भी बहुत से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इनको लेकर के जाना पड़ेगा। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटे हैं, बहुत करोड़ों की संख्या में। आपको अगर मैं शासक बताऊं तो 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कट गए हैं। जिनके नाम कट गए हैं उनके राशन कार्ड खत्म हो जाएंगे, उनको नौकरी सरकारी नहीं मिलेगा, वह सरकारी किसी भी चीज का फायदा नहीं उठा सकते। ऑलरेडी बिहार से शुरू हो चुका है, बंगाल में लागू हो रहा है, और बाकी जगहों पर यही भारतीय जनता पार्टी जहां सरकारें कर रही है, उनको इस देश का नागरिक नहीं मान रही है। किसी भी सरकारी व्यवस्था का उनको लाभ नहीं मिलेगा, दुर्जम दर्जा के वह नागरिक हो जाएंगे। तो ऐसे में समस्याएं बहुत होंगी। तो क्या अब इन चीजों को विपक्ष को जाकर के आम जनता के बीच रखना पड़ेगा। एसआईआर से लोग बहुत नाराज हैं और यूजीसी से बहुत नाराज है। राम मंदिर में अभी चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई, इसमें बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, यह भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि बचाया जा रहा है, और इसे लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। इन मुद्दों को लेकर के जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात संविधान के, संविधान रहा तो हर किसी को हक मिलेगा। संविधान बदल गया अगर तो आप आपके ही कार्यक्रम में सार्थक मैंने एक बार कहा था कि मनुस्मृति को मानने वाले आरएसएस और बीजेपी वाले यह संविधान को स्वीकार नहीं किया, अभी भी संविधान को यह नहीं मानते, इसीलिए तो ऐसा काम करते। संविधान के तहत कोई काम नहीं करते। 527 पन्ने का एक नया संविधान इनका लिखा हुआ है। उस संविधान के अंदर शिक्षा नहीं मिलेगा किसी को, गुरुकुल का सिस्टम होगा, और उसमें हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, कोई हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, बोलने की आजादी नहीं होगी। एक तरह से गुलाम बना करके यह लोग रख देंगे। तो ऐसी परिस्थिति जब है, और इन हालातों में विपक्ष अगर मुद्दों को लेकर के जाता है, लोगों को समझाने में सफल हो जाता है, तो उसका लाभ मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की जोड़ी हिट जोड़ी हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया गया था। उस वक्त पहली बार समाजवादी पार्टी को 37 सांसद चुन करके आए थे। तो फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 24 में
भी मिला, अब भी मिलेगा, लेकिन इन मुद्दों को लेकर के आम जनता के पास जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। नहीं उतरे तो फिर इसका नुकसान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाने जाएगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर इस बार समाजवादी पार्टी हार जाती है तो फिर दोबारा चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी और समाजवादी पार्टी भी ममता बनर्जी जैसे खत्म हो जाएगी और मायावती की तरह खत्म हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, कांग्रेस की सरकार भी नहीं है और इतनी जल्दी कांग्रेस की सरकार भी आने वाली नहीं है। फर्क समाजवादी पार्टी को पड़ता है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि एकजुट होकर के चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी भी कुछ न कुछ, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ न कुछ क्या नाम है कि खटपट सी परिस्थिति है। खटपट में भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते तलाश लेती है, इसलिए नेताओं को भी समझना पड़ेगा और जनता को भी समझना पड़ेगा कि जनता चाहती है कि विपक्ष चुनाव जीते और जनता अगर विपक्ष के साथ नहीं खड़ी होगी तो जनता के साथ विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो जनता कैसे वोट देगी। तो सवाल यह भी उठता है और आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार से परेशान है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से परेशान है। जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं मुख्यमंत्री 10 सालों से, तब से सबके घरों पर, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला चला करके मारे हैं, सबको तबाह करके रख दिए। लोग बहुत ऊब चुके हैं इससे और एक जंगल राज वाली स्थिति कायम हो गई है। तो इसलिए क्या ना कि विपक्ष को एकजुट होकर के और मजबूती से यह चुनाव लड़ना पड़ेगा और अगर विपक्ष 2027 का चुनाव जीतने में सफल हो जाता है तो पक्की बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और सरकार नहीं बचेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की तो बात ही छोड़िए, मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और इस देश को इन दो ऐसे नेताओं से मुक्ति मिल जाएगी जो देश को लूट रहे हैं। जी सर।